गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मास्पेरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कंप्लीट कर लिए थे बेटा, फार्माकोलॉजी से रिलेटेड। और अगर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की बात की जाए तो ये ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का चैप्टर था, है ना। अगर देखा जाए तो वो जो अपन डिस्कस किए थे वो किसका चैप्टर था बेटा? तो वो था ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सीवीएस पे बाइंड करने वाले ड्रग था, जिसमें हमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पढ़ना है, कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर पढ़ना है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन पढ़ना है, एंजाइना पेक्टेरिस पढ़नी है ना, एंटी अरिथमिक ड्रग पढ़ने हैं। ये सारे ड्रग हमें वहां पर क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। तो जिसमें से हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लास्ट क्लास में क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें फार्माकोलॉजी पढ़नी है तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे हमें कमांड होना चाहिए, उसकी पैथोलॉजी पे कमांड होनी चाहिए। मैंने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की क्लासिफिकेशन, ट्रिक वगैरह सब आपको बता दिया था, और एंटी हाइपरटेंसिव होने के पीछे पैथोलॉजी भी मैंने बताया थी कि एक्चुअली ये डिसऑर्डर हमारी बॉडी में क्यों होती है। तो हम लोगों ने वहां पर देखा था कि भाई एड्रीनर्जिक सिस्टम क्या हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, कोई एनर्जिक सिस्टम डाउन हो जाते हैं। इसके अलावा रेनिन एंजाइम, एसी एंजाइम, एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे जो ब्लड प्रेशर को हाई करने के लिए क्या थे, रिस्पॉन्सिबल थे। उन सभी फैक्टर्स को हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, और हमारा बीपी क्या हो गया था, कंट्रोल हो गया था। इसके अलावा जो और भी अदर्स फैक्टर हैं बेटा, चाहे वो और भी अदर्स जो चैप्टर्स हैं फार्माकोलॉजी में, जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एंजाइना पेक्टोरिस, एरिथमिया, इन सभी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अब हमें क्या पढ़ना है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे कमांड होनी चाहिए। स्पेशली फार्मासिस्ट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, उन बच्चों के लिए तो एनाटॉमी ही आपको पढ़नी है ना। फार्माकोलॉजी में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा कि आपको केवल क्लासिफिकेशन याद करनी है फार्मासिस्ट में, और एनाटॉमी पढ़नी है सीबीएस की। फार्माकोलॉजी और डीप में हमें स्टडी नहीं करनी है। लेकिन इसके अलावा जो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, यानी जो जीपेट वाले हैं, नाइपर वाले हैं, ड्रग इंस्पेक्टर वाले हैं, उनके लिए एनाटॉमी भी इंपॉर्टेंट है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, और फार्माकोलॉजी तो इंपॉर्टेंट है ही। तो ये जो वीडियोज है ये सभी के लिए हो गया, यानी कि ये जो कोई भी फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए ये जो चैप्टर है बेटा, वो चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो पॉइंट याद रखना, मैं एनाटॉमी पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो अब आपको एंटी हाइपरटेंसिव का जहां पर आपने नोट्स बनाया है वहां पर अब आप एनाटॉमी करके डालेंगे कि एनाटॉमी ऑफ सीबीएस क्या डालेंगे, तो यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे एनाटॉमी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब देखो, कोई भी सिस्टम बॉडी में बना होगा, क्या चीज का बना होगा बेटा, ऑर्गन का। आप लोग को मालूम है कि बॉडी सिस्टम जो है वो क्या चीज की बनी होती है, ऑर्गन की। ऑर्गन क्या चीज का बना होता है, टिश्यू का। टिश्यू क्या चीज का बना होगा, सेल का, है ना। तो वैसे ही अगर ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, यानी कि अगर ये कोई सिस्टम है, तो ये भी किसी ना किसी चीज का बना होगा। और क्या चीज का बना होगा भाई, तो ये भी मेडअप होगा क्या चीज का, ऑर्गन का। तो मेडअप ऑफ ऑर्गन, ये जो सीबीएस है, ये सीबीएस यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ये भी क्या चीज का होगा बेटा, तो कोई ना कोई ऑर्गन का ये क्या होगा, बना होगा। और अगर मैं ऑर्गन की बात करूं तो यहाँ पर दो ऑर्गन प्रेजेंट होंगे बेटा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर में। एक तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, हार्ट, और सेकंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा बेटा, ब्लड वेसल्स। तो देखो यहाँ पर पॉइंट लिखा, देयर आर टू ऑर्गन्स प्रेजेंट इन सीबीएस, दैट इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दैट इज हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट और ब्लड वेसल्स, दो ऑर्गन्स यहाँ पर प्रेजेंट है बेटा। तो कोई भी सिस्टम, इवन हम किडनी भी पढ़ेंगे या अदर सिस्टम भी पढ़ेंगे, तो वहां पर कोई ना कोई जो एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, इम्यून सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, मतलब जो भी हम सिस्टम पढ़ेंगे तो वो किसी न किसी ऑर्गन्स के क्या होते हैं, बने होते हैं। तो यहाँ पर तो क्लियर हो गया जी कि जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ना, यहाँ पर दो ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, एक तो हार्ट प्रेजेंट होगा और सेकंड वहां पर क्या प्रेजेंट होगा बेटा, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे। इट मींस इस सिस्टम के अंदर में हमें हार्ट स्टडी करनी है और ब्लड वेसल्स की स्टडी करनी है। इस सिस्टम के अंदर में हमें हार्ट की फिजियोलॉजी पढ़नी है और ब्लड वेसल्स की फिजियोलॉजी पढ़नी है। हार्ट का पैथोलॉजी पढ़नी है, ब्लड वेसल्स की पैथोलॉजी पढ़नी है। लेकिन फार्माकोलॉजी की जब हम चैप्टर देखते हैं तो ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एक अलग ही यूनिट है। तो ब्लड वेसल्स
अलग पॉइंट है बेटा और ब्लड अलग पॉइंट है। तो वहां पर आप कंफ्यूज मत होना कि अरे यार सर आपने तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ही ब्लड वेसल्स डिस्कस कर दिए। तो मैं यहाँ पर ब्लड वेसल डिस्कस कर रहा हूँ, ना कि मैं ब्लड डिस्कस कर रहा हूँ। तो ब्लड वेसल्स जो है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का ही पार्ट है, इसी का ही ऑर्गन है। इस ब्लड वेसल्स के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है भाई, तो इनसाइड ब्लड वेसल्स क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है। तो वो ब्लड पे एक्ट होने वाले हम जो ड्रग देखेंगे वो बाद में देखेंगे, यहाँ पर एक्ट होने वाले ड्रग हम ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड पे देखेंगे, है ना। अभी फिलहाल हम लोग ड्रग एक्टिंग ऑन सीबीएस देख रहे थे, जिसमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हम लोग कंप्लीट कर लिए। लेकिन अब हम लोग जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, ताकि हमारा जो एंजाइना, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, चाहे वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो या एरिथमिया वाले जो कॉन्सेप्ट हो, सभी के सभी हमें इजीली समझ में आ जाए। चलिए, तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि भाई जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, यहाँ पर टोटल 2 ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। एक ऑर्गन का नाम क्या है बेटा, हार्ट, और सेकेंड ऑर्गन हमारा क्या है, ब्लड वेसल्स। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या ले लेते हैं, ब्लड वेसल्स ले लेते हैं। हम लोग हार्ट अभी डिस्कस करेंगे बेटा, लेकिन हार्ट को डिस्कस करने के पहले सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स में पहला पॉइंट है, द एवरेज एडल्ट कंटेन नियरली 1 लाख किलोमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार हम लोग देख लेते हैं, नजर मार लेते हैं कि भाई जो हमारी बॉडी में लगभग किसी एडल्ट की बात की जाए तो ब्लड वेसल्स की पूरी लेंथ अगर देखी जाए तो अप्रॉक्स कितना होता है, 1 लाख किलोमीटर होता है। इट कैन बी ऑल्सो नोन एज फ्लोइंग ऑर्गन। ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं कि सीबीएस में 2 ऑर्गन प्रेजेंट है, एक हमारा क्या है भाई, हार्ट प्रेजेंट है, और सेकेंड हमारा क्या प्रेजेंट था, तो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। तो हार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पंपिंग ऑर्गन। हार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पंपिंग ऑर्गन। और अगर मैं ब्लड वेसल्स की बात करूं तो ब्लड वेसल्स को हम लोग बोलते हैं फ्लोइंग ऑर्गन। यहाँ पर जो दिया गया है क्या है, ब्लड वेसल्स अपना क्या है, फ्लोइंग ऑर्गन। तो हार्ट को हम लोग पंपिंग ऑर्गन कहते हैं और ब्लड वेसल्स को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोइंग ऑर्गन कहते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, दैट इज आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। ऑब्वियसली यहाँ पे ब्लड वेसल्स टोटल कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, 3 टाइप्स के। एक तो हो गया हमारा आर्टरी, सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा बेटा, वेन, एंड थर्ड हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कैपिलरीज, है ना। तो देखो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 3 टाइप्स के हो गए, दैट इज आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब एक एक ब्लड वेसल्स को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते ब्लड वेसल्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, लेकिन जब हम डिस्कस कर रहे हैं, जब हम स्टडी कर रहे हैं, तो हमें सारे वर्ड पे कमांड होने चाहिए। एनाटॉमी हमारी बहुत अच्छे से आते आनी चाहिए, और बहुत ही सिंपल है। मिनिमम 10 मिनट में आप सारी चीजों को आप क्या कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, और एक बार देखोगे तो आपको माइंड में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। बस हमें इंटरेस्ट लेकर के पढ़ना कि हमारी बॉडी का जो ब्लड वेसल्स है एक्चुअली वो क्या क्या है, उसमें क्या क्या रोल है, उनका क्या क्या फंक्शन है, उनकी फिजियोलॉजी क्या है। इन सभी पॉइंट को हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से ध्यान से उसको पढ़ना है और उसमें इंटरेस्ट लेना है। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं बेटा आर्टरीज। आर्टरीज में क्या है बेटा, तो आर्टरीज जो है कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड आर्टेरियल वॉल आर थिकर देन वेनस वॉल। 2 पॉइंट है। ये जो आर्टरी है बेटा, ये जो है ये हार्ट को जो हार्ट से ब्लड को क्या करता है, अवे करता है, दूर करता है। जैसे मान कर चलो ये अपना हार्ट है, मैंने आपको डायग्राम बताया था जब मैं हाइपरटेंशन पढ़ा रहा था। तो ये अपना क्या हो गया बेटा, हार्ट हो गया। और हार्ट में मैंने आपको बताया था कि टोटल कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। तो ये हमारा चैम्बर्स हो गया, टोटल कितने हो गए चैम्बर्स, 4। तो ये हमारे 4 क्या हो गए भाई, चैम्बर्स हो गए। तब सुनना, ये जो हार्ट है तो इसमें क्या कह रहा है बेटा कि जो एक जो हो गया बेटा, जो हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी में लेकर के जाए, है ना, ब्लड को पूरी बॉडी में लेकर के जाए। और एक ऑर्गन होगा जो पूरी बॉडी से ब्लड को कहां पर लेकर के जाए, हार्ट में लेकर के जाए, है ना। और एक पार्ट होगा जहां पर ये दोनों मिलते हैं, जहां पर ये दोनों क्या होते हैं, मिलते हैं। तो सुनना, जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाता है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टरी। ये क्या है भाई, आर्टरी है अपना। जो ब्लड को पूरी बॉडी से हार्ट में लेकर के जाता है बेटा, ये हार्ट में लेकर के जा रहा है क्या, जो हार्ट में लेकर के जाता है, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, वेन्स। और इन दोनों का जहां पर लिंक होता है, यानी कि आर्टरी और वेन्स जहां पर लिंक होते हैं, उस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। आया समझ में। तो देखो यहाँ पर वही पॉइंट है कि आर्टरी जो है वो ब्लड को अबे करेगा, जबकि विंस के जब हम डेफिनेशन देखेंगे तो विंस जो है वो ब्लड को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा फ्रॉम द बॉडी एंड सेंड
इट इनटू हार्ट, उसको क्या करेगा बेटा, हार्ट में उसको क्या करेगा, सेंड करेगा। कैपिलरीज क्या है बेटा, तो सिंपली इट इज लिंक बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। बॉडी में जहां पर भी आर्टरी और वेन्स लिंक करते हैं, जुड़ते हैं, उस पॉइंट को ही, उस टाइप ऑफ वेस्कुलर ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, इसकी डेफिनेशन से भी डिस्कस करेंगे, और बहुत ही सिंपल पॉइंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको नोट्स बना करके पढ़ा रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे बेटा उसको ऑब्वियसली मैं ओपन बोर्ड पे आपको क्या करूंगा, उसको डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर पॉइंट है बेटा, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड आर्टीरियल बॉल्स आर थिकर देन वीनस बॉल। अब ये जो आर्टीरियल बॉल्स होते हैं बेटा वो थिकर होते हैं एज कंपेयर टू वीनस बॉल। क्यों होते हैं, क्योंकि हार्ट जो है पंप आउट जब करता है ब्लड को तो बहुत ही प्रेशर के साथ करता है, ऑब्वियसली क्योंकि हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। तो जैसे ही ये पंप करेगा तो वो जो पाइप है यानी जो ब्लड वेसल्स है वो ऑब्वियसली मजबूत होना चाहिए, अदरवाइज वो रप्चर्स होने के चांसेस हो सकते हैं। ये टू जीड हमारी बॉडी में जो भी चीजें बनी ना बेटा, जो गॉड गिफ्टेड जो सारी चीजें हमारी बॉडी में है वो एज नीड और डिमांड के बेस पर बनाई गई है कि भाई वेन्स पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट कर रहा है तो भाई ये कमजोर भी रहेगा तो चलेगा, यानी इनकी जो थिकनेस होगी वो क्या होगी, थीन होगी एज कंपेयर टू आर्टरीज। लेकिन आर्टरीज वाली जो पाइप है यानी जो ब्लड वेसल्स है उसकी थिकनेस ज्यादा होना चाहिए। क्यों ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो प्रेशर के साथ एकाएक ब्लड उसमें फिल किया जाएगा हार्ट के थ्रू। तो दैट्स वाई ये जो आर्टीरियल बॉल है बेटा ये क्या होगा, थीक होगा एज कंपेयर टू थीन। और आई होप आप लोगों ने ये चीजें आपने कहीं ना कहीं पढ़ी भी होगी, लेकिन तभी मैं इन चीजों को आपको क्या करा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ ताकि वो सारी चीजें आपके माइंड में बनी रहे। और समटाइम्स क्वेश्चन एनाटॉमी से आ जाते हैं बेटा, बहुत इजी रहते हैं, लेकिन हम रिवीजन नहीं करते हैं, दैट्स वाई वो क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हो पाता या तो हम गलती करके आ जाते हैं। तो दैट्स वाई मैंने इस पॉइंट को भी यहाँ पर क्या कर दिया, कवर कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, देयर आर 3 टाइप ऑफ लेयर प्रेजेंट इन आर्टरी। अगर मैं किसी आर्टरी की बात करूं तो आर्टरी में टोटल कितने लेयर प्रेजेंट होते हैं बेटा, आर्टरियल बॉल में टोटल 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं ना। टोटल लेयर कितने प्रेजेंट होते हैं, 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं। तो मान लो ये आर्टरी है, आर्टरी में ये क्या है, टोटल 3 लेयर है। सबसे आउटर जो है बेटा वो है टूनिका एडवेंटिशिया, यहाँ पर देखो लिखा हुआ, फर्स्ट वन इज टूनिका एडवेंटिशिया, सेकंड वन इज टूनिका मीडिया, नाम से ही मिडिल में होगा, जो बीच वाला है भाई टूनिका मीडिया होगा, और टूनिका इंटीमा जो सबसे इनर साइड होगा। तो एक बार आप देखोगे टूनिका एडवेंटिशिया क्या है, तो आउटर लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ आर्टरीज, टूनिका मीडिया इज मिडिल लेयर ब्लड वेसल्स या लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स इन आर्टरीज, एंड टूनिका इंटीमा इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स इन आर्टरीज। तो यहाँ पर टोटल 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं बेटा किसी भी ब्लड वेसल्स में, टूनिका एडवेंटिशिया, टूनिका मीडिया एंड टूनिका इंटीमा। अब इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं। टूनिका एडवेंटिशिया जो है बेटा, इट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द वेसल्स, ये क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे ब्लड वेसल्स को और उसको प्रोटेक्ट भी करता है। ऑब्वियसली आउटर मोस्ट लेयर है तो वो उसका फंक्शन क्या होगा, प्रोटेक्शन करना होगा। नेक्स्ट बेटा टूनिका मीडिया, कंटेनिंग स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू which help the vessels wall to stretch and absorb the pressure wave generated by the heart as a heartbeat। अब सुनना, जो मीडिया जो है बेटा यानी कि टूनिका मीडिया जो है इसमें एक्चुअली में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं और इलास्टिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। कि अगर मान के चलो कोई हार्ट है, मान लो ये हार्ट है, ये हार्ट जब इसमें ब्लड को सप्लाई करे प्रेशर के साथ, तो जैसे ही यहाँ पर ब्लड आए तो इसमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए ताकि ये ब्रेक ना हो, ये स्ट्रेच ना करे और हमें वहां पर क्या हो जाए, तो वहां पर हमें क्या हो जाए, वो बॉल रप्चर होने के चांसेस कम रहे। ये फंक्शन किसका बेटा, टूनिका मीडिया। नेक्स्ट है बेटा टूनिका इंटीमा। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो क्या है, टूनिका इंटीमा। अब टूनिका इंटीमा को हम लोग और क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम, जो इनर मोस्ट लेयर है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, इनर मोस्ट। तो देखो यहाँ पर टोटल 3 लेयर प्रेजेंट है, टूनिका एडवेंटिशिया जो प्रोटेक्ट करेगा, सपोर्ट करेगा ब्लड वेसल्स को, टूनिका मीडिया जो है बेटा वो किसी भी प्रेशर से ब्रेक होने के जो चांसेस हैं ब्लड वेसल से उससे वो प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि इनके अंदर स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और टूनिका इंटीमा जो है बेटा वो क्या है, इनर मोस्ट लेयर है। तो ये 3 पॉइंट हमें याद रखना है ब्लड वेसल्स के लेयर से रिलेटेड, है ना। तो देखो ब्लड वेसल्स हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर दिए हैं बेटा, आज हम लोग ब्लड वेसल्स कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग हार्ट क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द ब्रांच ऑफ आर्टरीज और स्मॉलेस्ट आर्टरीज इज नोन एज आर्टरियोल्स।
जो ब्रांच होता है बेटा आर्टरीज के, जैसे मान लो ये आर्टरीज है, मेन आर्टरी है, ये बॉडी में आगे जाकर के अलग अलग ब्रांचेस में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, अलग अलग पार्ट में जाएंगे और अलग अलग ब्रांचेस में ये क्या होते जाएंगे, डिवाइड होते जाएंगे इस टाइप से, है ना। तो जो ब्रांच है उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरियोल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन तब भी हमें याद रखना है। मैंने क्या बताया कि हमें रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, आप लोग ऑलरेडी इन सारे पॉइंट को पढ़ चुके होंगे और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको रिवीजन कर रहे हैं ताकि अगर क्वेश्चन कहीं से भी आता है तो वो हमसे क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो ये तो पॉइंट हो गया कि जो उनके जो आर्टरीज के जो ब्रांच होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, आर्टरीज कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरी। जो आर्टरीज होता है बेटा इसको हम लोग दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, एनास्टोमोस और एंड आर्टरीज। यानी ये जो आर्टरीज है ना, इस आर्टरीज को हम लोग टोटल टू कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। जो हमारी बॉडी में जो आर्टरीज प्रेजेंट है, और आर्टरी का मतलब आप लोग समझ गए ना, आर्टरी मतलब क्या हो गया, जो ब्लड को कैरी करे हार्ट से पूरी बॉडी के लिए, है ना, हार्ट से ब्लड को दूर करे और पूरी बॉडी में उसको सप्लाई करे, डेट इज उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आर्टरीज बोलते हैं। और आर्टरीज में हम लोग उसके जो ब्रांचेस होते हैं, स्मॉल ब्रांचेस होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरियोल्स बोलते हैं। अब आर्टरीज टू टाइप्स का होता है बेटा, एक होता है एनास्टोमोस और एक होता है एंड आर्टरी। समझना एक पॉइंट को, जैसे मान कर चलो ये एक आर्टरी है ना, ये क्या है, आर्टरी है। अब ये आर्टरी किसी भी ऑर्गन में जाना चाहेगा, कहां पर जाना चाहेगा, ऑर्गन में सप्लाई होगी। और ऑर्गन क्या चीज का बना होगा, टिश्यू का, तो वो किसी ना किसी टिश्यू या तो सेल में जाएंगे, टिश्यू और कहां पर जाएंगे, सेल में जाएंगे। जैसे मानकर चलो आर्टरी में ब्लड आया कहां से भाई, तो ये आर्टरी में ब्लड आया हार्ट से, ये ब्लड सप्लाई कहां पर होगा, ऑर्गन में, और ऑर्गन से सप्लाई होकर के कहां पर जाएगा, किसी ना किसी टिश्यू में। तो ये जो आर्टरी और जो मेन ऑर्गन के बीच में जो लिंक है, जो सप्लाइंग ऑर्गन जो यहाँ पर, यहाँ जो सप्लाइंग ब्लड वेसल्स यहाँ पर जो प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एनास्टोमोस। और इस ऑर्गन से इस टिश्यू के बीच में जो ब्लड जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एंड आर्टरीज। आया समझ में। मैंने क्या बताया कि एनास्टोमोस मतलब क्या हो गया, तो यहां पर सिंपली मैंने लिखा लिंक बिटवीन द मेन आर्टरीज सप्लाइंग एन एरिया एंड प्रोवाइड एन एडिक्यूट ब्लड सप्लाई। किसी भी एरिया में जो सप्लाई होने के लिए जो मेन आर्टरी का जो लिंक है बेटा, उस लिंक को ही हम एनास्टोमोस बोलते हैं। आया समझ में। और मैंने सिंपली बताया कि ये आर्टरी है और ये ऑर्गन है, ये मेन एरिया, यहाँ पर जो सप्लाई करने वाला जो ब्लड वेसल्स होंगे, आर्टरी होंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एनास्टोमोस। व्हेन द ब्लॉकेज अकर्स ग्रेजुअली। अब देखो अगर ये नहीं होगा, ये मेन आर्टरी है, इस मेन आर्टरीज को इसलिए यहाँ पर बनाया गया है ताकि ब्लॉकेज ना हो, है ना। हर मेन ऑर्गन के लिए, पाम के लिए है, फीट के लिए है, या और भी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन सभी के लिए अलग अलग एनास्टोमोस प्रेजेंट होते हैं ताकि ब्लॉकेज ना हो जाए। आया समझ में। जैसे मान के चलो एक ही आर्टरीज पे, एक ही पाइप पे लोड रहता है तो वो हो सकता है वो रप्चर होने के चांसेस होते, ब्लॉक होने के चांसेस हो जाते हैं। और अब क्या है कि हर ऑर्गन्स के लिए अलग अलग क्या है, आर्टरी है, तो वही है। और इसका एग्जांपल है आर्टरी सप्लाई टू पाम ऑफ हैंड। जैसे मैंने बताया ना कि किसी एक एरिया को हमने टारगेट किया। ये जो ऑर्गन से टिश्यू के बीच में जो एंड आर्टरी है बेटा, अगर ये ब्लॉकेज हो जाए तो इस टिश्यू में क्या होगा भाई, ब्लड की इनसफिशियंसी हो जाएगी, क्योंकि ये सोल आर्टरीज है। तो यहाँ पर एंड आर्टरी में है, दिस इज द सोल सोर्स ऑफ ब्लड टू अ टिश्यू। किसी भी टिश्यू के लिए सबसे मेन सोर्स क्या है, एनास्टोमोस होगा या ये जो एंड आर्टरी है, ऑब्वियसली एंड आर्टरी है, क्योंकि एनास्टोमोस तो ऑर्गन में सप्लाई कर रहा है ना। और ऑर्गन से टिश्यू में ले जाने के लिए, ऑर्गन से टिश्यू में ले जाने के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, तो एंड आर्टरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दैट्स व्हाई एंड आर्टरी क्या है, सोल सोर्स ऑफ ब्लड टू अ टिश्यू। व्हेन एंड आर्टरी ब्लॉक the tissue it supply die because there is no alternative blood। अगर ये आर्टरी हमारा ब्लॉक करता है बेटा, अगर हमारा ये एंड आर्टरी ब्लॉक हो जाता है तो इस टिश्यू के अंदर ब्लड की सप्लाई ही क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझेंगे जी। ये जो पॉइंट है आर्टरी वाला, क्योंकि हम लोग एनाटॉमी पढ़ रहे हैं और एनाटॉमी बहुत ही सुपरफिशियल लेवल से लेकर के हम लोग बहुत ही डीप में जा रहे हैं, ताकि एक एक पॉइंट आपका क्या हो जाए, कवर हो जाए। मैंने क्या बताया कि ये जो आर्टरी है भाई, इस आर्टरी में क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है, इसने किसी ना किसी ऑर्गन को सप्लाई किया, आया समझ में। और ये ऑर्गन किसी ना किसी टिश्यू को क्या करेगा, सप्लाई करेगा। यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है आर्टरी का, वो क्या है, एनास्टोमोस। और यहाँ पर जो प्रेजेंट है बेटा, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंड आर्टरी। अब मैंने क्या बताया कि यहाँ पर आर्टरी टू ऑर्गन के बीच में जो है वो एनास्टोमोस है, ये ब्लॉकेज ना हो इसलिए ये अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग होगा। अब ऑर्गन से टिश्यू की बात कर रहे हैं, तो इस टिश्यू में जो एक आर्टरी प्रेजेंट है जो डायरेक्ट इस टिश्यू को ब्लड सप्लाई कर रहा है ऑर्गन से, अगर ये एंड आर्टरी ब्लॉक हो जाएगा तो इस केस में इस टिश्यू के अंदर ब्लड की सप्लाई क्या हो जाएगी, टोटली बैन हो जाएगी,
क्लोज हो जाएगी, यानी कि टोटली वहां पर ब्लड नहीं जाएगा, जिस कारण से, क्योंकि यहाँ पर कोई अल्टरनेटिव नहीं है। यहाँ पर तो ऑर्गन के केस में क्या है भाई, अल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल है कि हम इसको ना उसको यूज कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, अल्टरनेटिव नहीं है। तो इस पॉइंट को हमें याद रखना है अच्छे से कि आर्टरी टोटल 2 टाइप्स के होते हैं, एनास्टोमोज और सेकंड हमारे पास क्या है बेटा, अपना एंड आर्टरी। और दोनों का मीनिंग भी मैंने लिख दिया बेटा, दोनों का मतलब भी मैंने लिख दिया। आप अपनी नोटबुक में इसको अच्छे से क्या कर लोगे, लिख लोगे, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। ये तो हमारा आर्टरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड हमारा बेटा वेन। वेन्स की अगर बात की जाए बेटा तो कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। ऑब्वियसली मैंने बताया था ना कि ये मान लो ये हार्ट है अपना, तो एक पूरी बॉडी में, ये मान के चलो हमारी बॉडी है, तो बॉडी में, पूरी बॉडी में लेकर के ब्लड को आएगा और एक बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट में लेकर के जाएगा, और जो लिंक यहाँ पर रहेगा उसको कैपिलरीज बोलते हैं। तो दिस वन इज आर्टरी, दिस वन इज वेन्स एंड दिस वन इज कैपिलरीज। तो वही है, कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट, पूरी बॉडी से ब्लड को कैरी करके कहां पर लेकर के जा रहा है, हार्ट में लेकर के जा रहा है। तो दैट इज वेन्स, फर्स्ट पॉइंट याद हो गया। सेकंड है ब्लड पासिंग इनटू द वेनस सिस्टम अंडर वेरी लो प्रेशर, बहुत ही लो प्रेशर से ब्लड सप्लाई होता है। और एक एक पॉइंट याद रखना है, क्यों होता है, क्योंकि देखो ये पंपिंग ऑर्गन है, ये मशीन है जी, इन्होंने जैसे ही ब्लड को पंप आउट किया तो प्रेशर से ब्लड पूरी बॉडी में जाएगी, आर्टरीज है। लेकिन अब ये पूरी, ये तो क्या कर रहा है, यहाँ से जो ब्लड है हमारा, अब ये धीरे धीरे लो प्रेशर के साथ कहां पर जाएगा, हार्ट में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बॉडी में कोई ऑर्गन नहीं है, पंपिंग ऑर्गन नहीं है कि ये बॉडी इसको पंप आउट कर रहा है कि नहीं अब तुम हार्ट में जाओ, उसको धक्का दे रहा है, ऐसा नहीं। जबकि यहाँ तो पुशअप किया जाता है, यहाँ तो ब्लड से जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर है वहां से ब्लड को पुश करके, यानी प्रेशर के साथ उसको रिलीज किया जाता है। तो दैट्स वाई आर्टीरियल जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो वेनल जो प्रेशर होगा। तो वही पॉइंट है, ब्लड पासिंग इनटू द वेनस सिस्टम अंडर वेरी लो प्रेशर। इस पॉइंट को भी हमें क्या करना है, याद रखना है। वेनस विल वॉल थिनर देन आर्टेरियल वॉल। ऑब्वियसली मैंने बताया था ना कि जो वीनस का जो वॉल होगा वो थिन होगा एज कंपेयर टू आर्टेरियल, क्योंकि यहाँ प्रेशर से ब्लड रिलीज हो रहा है, दैट्स वाई इसको मजबूत रहना है। यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, बॉल जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर प्रेशर कम है तो यहाँ पर कमजोर भी बॉल रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी बॉडी की जब डेवलपमेंट हो रही थी, आपने एनिमल किंगडम पढ़े होंगे और फाइलोजेनेटिक के बेस पर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा एनिमल किंगडम का, यानी इवोल्यूशन के बेस पर। तो एज डिमांड, जो डिमांड थी बॉडी की, जो नीड थी बॉडी की, उसके बेस पर ही हमारी बॉडी की क्या हुआ बेटा, फॉर्मेशन हुआ। तो जब मालूम था कि भाई वीनस जो है वो प्रेशर से नहीं रिलीज हो रहा, तो दैट्स वाई इसको ठीक रहने की क्या जरूरत है, इसको थीन रखो ना, ये डेवलप ही नहीं होगा। क्योंकि जब तक हम स्ट्रगल नहीं करेंगे, जैसे इवोल्यूशन की जो कॉन्सेप्ट है तो वो क्या बोलते हैं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, है ना। सर्वाइव करने के लिए फाइट करना पड़ता है। यहाँ पर क्या था भाई कि प्रेशर से ब्लड रिलीज हो रहा, तो दैट्स वाई ये फाइट किया और ये क्या हो गया, ठीक हो गया इसकी बॉल। जबकि इसकी बॉल क्या रह जाएगी, थीन रहेगी, क्योंकि यहाँ पर इसने फाइट ही नहीं किया उस चीज को। तो यहाँ पर पॉइंट हमें याद रखना है, दैट्स वाई जो वेनस बॉल जो होंगे वो थीन होंगे और आर्टेरियल जो बॉल होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वेन्स हैव 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू एज लाइक आर्टरी। जैसे आर्टरीज में 3 लेयर्स होते हैं, वैसे ही वेन्स में भी क्या होंगे बेटा, 3 लेयर्स होंगे, जैसे आर्टरीज में होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि एडवेंटिशिया, इंटीमा, इसके अलावा क्या प्रेजेंट होगा बेटा, मीडिया, यानी कि जो एडवेंटिया था, टूनिका एडवेंटिशिया, टूनिका मीडिया और टूनिका इंटीमा, यहाँ पर भी क्या होंगे बेटा, वेन्स में भी वो तीनों लेयर प्रेजेंट होते हैं और तीनों का फंक्शन सेम होगा एज लाइक आर्टरी। तो उस पॉइंट को मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, बस मैंने बता दिया एज लाइक आर्टरी यहाँ पर भी 3 क्या होते हैं, लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ वेन्स और स्मॉलेस्ट वेन्स इज नोन एज वेन्यूल्स। देखो द ब्रांच ऑफ आर्टरी इज नोन एज आर्टरियोल्स और द ब्रांच ऑफ वेन्स इज नोन एज वेन्यूल्स। जो छोटे छोटे वेन्स होते हैं बॉडी में, छोटे छोटे जो वेन्स हैं बेटा, इन छोटे छोटे वेन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वेन्यूल्स बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा, सम पजेज वॉल्व, कुछ ऐसे भी वेन्स होते हैं बेटा जिनके पास वॉल्व प्रेजेंट होता है। और वॉल्व क्या है बेटा, तो ये एक्चुअली में कंट्रोल पैनल है। ये कंट्रोल पैनल क्या है कि ये मिक्सिंग या तो बैक नहीं होने देगा। जैसे मान के चलो ये हमारी एक मिनट, जैसे मान के चलो ये हमारी बॉडी का हार्ट है, ये हमारी बॉडी का क्या है भाई, हार्ट है। तो अपन एक बार देखते हैं एक कॉन्सेप्ट कि जैसे मान के चलो ये हमारी बॉडी का हार्ट है और ये हमारा लेग वाला रीजन है। अब यहाँ से वेन्स जो है वो ब्लड को कहाँ पर लेकर के जाएगा, हार्ट में लेकर के जाएगा। कहाँ पर लेकर के जाएगा, हार्ट में। तो जब ब्लड इसके अंदर से जाएगा तो हो सकता है ये ब्लड वापस भी आए, क्योंकि नीचे से इसको ऊपर चढ़ना है। तो ब्लड वापस नहीं आए, यानी बैक में ना आए, इसके लिए क्या होता है, जो वेन्स हैं वो अपने अंदर वॉल्व लगाए रहते हैं। क्या लगाए रहते हैं, वॉल्व, जो कंट्रोल पैनल है, ताकि ब्लड नीचे ना आए। देखना वही वाला पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेगा। तो सम
पजेज वॉल्व, कुछ ऐसे भी ब्लड वेन्स होते हैं बेटा जिनके पास वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। वॉल्व का मतलब मैंने समझा दिया, विच प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड स्पेशली इन लोअर लिम्ब। ये क्या करता है कि ब्लड वापस ना आ जाए नीचे, इसके लिए वॉल्व रिस्पॉन्सिबल होता है, ताकि वो वॉल्व जो है ब्लड जो है वो नीचे ना करके वो कंटिन्यूअसली ऊपर डायरेक्शन में जाए और हार्ट में ही जाए, स्पेशली लोअर लिम्ब में होते हैं। where blood travel a considerable distance against gravity when the individual standing। जब हम खड़े रहते हैं तो ग्रेविटी उस ब्लड को नीचे लेकर के आना चाहेगी, लेकिन तब भी ब्लड कहां पर जाता है भाई, तो वो हार्ट में जाता है, ऊपर जाता है। तो वहां पर ऊपर ले जाने में किसका रोल आता है बेटा, तो वहां पर ऊपर ले जाने में रोल किसका रहता है, वॉल्व का रहता है। तो दैट्स वाई जो वेन्स होते हैं बेटा, उस वेन्स के अंदर वॉल्व भी प्रेजेंट होते हैं। जब हम लोग हार्ट डिस्कस करेंगे तो हार्ट में भी क्या प्रेजेंट होता है बेटा, वॉल्व प्रेजेंट होगा। जब हम लोग हार्ट डिस्कस करेंगे तो उस हार्ट में भी क्या प्रेजेंट रहेगा, वॉल्व प्रेजेंट रहेगा, उसका अलग रोल रहेगा, लेकिन काम सेम है, वो भी क्या करता है, बैक फ्लो को ही रोकता है। और यहाँ पर भी जो ब्लड वेसल्स में भी जो वॉल्व प्रेजेंट है बेटा, वो भी बैक फ्लो को क्या करता है, रोकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, वॉल्व्स आर एब्सेंट इन वेन्स इन द थोरेक्स एंड एब्डोमेन। अब ये जो वेन्स के अंदर जो वॉल्व प्रेजेंट है, जरूरी नहीं है कि हर जगह प्रेजेंट हो। कहां कहां पे एब्सेंट होता है, तो थोरेक्स वाले रीजन में वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता है, या तो एब्डोमेन वाले रीजन में भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता। तो दैट्स वाई ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। तो वॉल्व तो प्रेजेंट होते ही है, उनका फंक्शन से भी हम लोग देख ले कि उनका फंक्शन क्या होता है, लेकिन इसके अलावा हमें यह भी पॉइंट याद रखना है कि कुछ ऐसे भी रीजन है, कुछ ऐसे भी ऑर्गन है, पार्ट है हमारी बॉडी में जहां पर वेन्स के अंदर वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता है, दैट इज थोरेक्स एंड एब्डोमेन। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, वेन्स आर कॉल्ड कैपेसिटेंस। अब देखो, जब हम लोग सीबीएस पढ़ रहे थे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, तो उसमें ये वर्ड बहुत बार आया था, कैपेसिटेंस। और मैंने बताया था कि जब हम लोग एनाटॉमी डिस्कस करेंगे तो वहां पर मैं इन चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। तो वही पॉइंट यहाँ पर हमें उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। वेन्स आर कॉल्ड कैपेसिटेंस vessels because have capacity to hold large proportion of body blood। वेन्स को कैपेसिटेंस इसीलिए कहा जाता है, यानी कैपेसिटेंस का मतलब ही वेन्स होता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास ब्लड की जो कैपेसिटी है होल्ड करने की, वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू आर्टरी। भाई आर्टरी में तो जो ब्लड आया वो पूरी की पूरी बॉडी में चली गई, अब बॉडी से उसको कलेक्ट करके वापस ले जाता है क्या भाई, वेन्स। तो वेन्स में कैपेसिटी ज्यादा होती है ब्लड को होल्ड करने की, दैट्स व्हाई इनको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। समटाइम 2 to 3 ऑफ टोटल ब्लड, टोटल ब्लड का लगभग 2 से 3 पार्ट क्या होते हैं बेटा, इनमें प्रेजेंट होते हैं। इस पॉइंट को हमें क्या करना है, याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं बेटा, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना क्या है, कैपिलरीज। अब कैपिलरीज का फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज द लिंक बिटवीन स्मॉलेस्ट आर्टरियोल्स एंड स्मॉलेस्ट वेन्यूल्स, है ना। ये जो आर्टरीज है, आर्टरीज का जो स्मॉलेस्ट पार्ट यानी आर्टरियोल्स, और वेन्स का जो स्मॉलेस्ट पार्ट यानी जो ब्रांचेस जो है वेन्यूल्स, इन दोनों के लिंक को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कैपिलरीज। ऑब्वियसली हमने आपको बताया भी अभी। नेक्स्ट पॉइंट है, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। जो कैपिलरीज है एक्चुअली क्या है, तो कैपिलरीज इज साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू फ्लूइड। जो सेल है, जो टिश्यू है और ब्लड वेसल्स के बीच में ये क्या है भाई, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं फ्लूइड को, है ना। जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है ब्लड में, तो वहां पर ये क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, है ना। एक्सेप्शन सेल ऑन द स्किन सरफेस एंड कॉर्निया ऑफ द आई। तो सुनना बेटा, ये कैपिलरीज जो है, जैसे मान के चलो किडनी है, तो किडनी में भी क्या है, कैपिलरीज प्रेजेंट है, और ये कैपिलरीज में क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। जो भी फ्लूइड होते हैं उनको फिल्टर करके कहां पर लिया जाता है, तो आपने किडनी में पढ़ा होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, ग्लोम्युल्स में जाते हैं, और ये नेफ्रॉन्स का आप लोगों ने डायग्राम पढ़ा होगा। तो कैपिलरीज में क्या होता है कि वो साइट है जहां पर फ्लूइड को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जी, और एक्सेप्शन क्या है, तो स्किन सरफेस और कॉर्निया ऑफ द आई को छोड़ करके, यानी आई में जो कॉर्निया प्रेजेंट है बेटा, वहां पर ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा, वहां पर ये अप्लाई नहीं होगा, और एक हमारा कहां पर अप्लाई नहीं होगा भाई, ये स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, सेकंड पॉइंट हो गया। अब हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट है बेटा, कैपिलरीज आर परमिएबल ऑफ वाटर एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर चाहे वो वाटर या तो अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, वहां से वो परमिएबल हो सकते हैं, यानी वो क्रॉस कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब क्रॉस करेंगे तब तो यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। नेक्स्ट है, डायमीटर ऑफ कैपिलरीज इज अप्रॉक्स 3 to 4 माइक्रोमीटर टू अबाउट 170
मीटर इन लीवर। अब देखना मोस्टली ये 3 to 4 माइक्रोमीटर होते हैं, लेकिन समटाइम्स इनकी ज्यादा भी होती है, 170 भी है कहाँ पर, लीवर में। और उसके लिए हम यहाँ पर एक वर्ड पढ़ेंगे सिनुसॉइड, यहाँ पर लिखा हुआ सिनुसॉइड है ना। तो मैं आगे बताऊंगा, अभी डिस्कस करूंगा। इसकी तो मैंने आपको विड्थ बता दिया, अभी फिलहाल डायमीटर बता दिया। नेक्स्ट है कैपिलरीज हैव अ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स ऑन अ वेरी थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब देखो भाई, आर्टरी हो चाहे वेन्स हो, वहां पर टोटल कितने लेयर्स थे, 3 लेयर्स थे। एक था टूनिका एडवेंटिशिया, टूनिका मीडिया और टूनिका एंटीमा। जबकि कैपिलरीज में केवल और केवल क्या, एंडोथेलियल, यानी कि टूनिका एंटीमा प्रेजेंट है और कोई 2 लेयर प्रेजेंट नहीं होते, यही बेसमेंट मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो ये भी पॉइंट हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आर्टरीज और वेन्स में तो 3-3 लेयर प्रेजेंट है, लेकिन कैपिलरीज एकमात्र ऐसा यूनिट है जहां पर एक ही लेयर प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स कैटेगरी में। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफिल टाइम ऑफ ए कैपिलरीज इज लेस देन 2 सेकेंड। कैपिलरीज में ब्लड का जो रिफिल टाइम है, यानी एक बार कैपिलरीज से अगर फ्लूइड चला गया, ब्लड चला गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, तो विद इन 2 सेकेंड ये क्या हो जाता है बेटा, फिर से रिफिल हो जाता है। और ये तो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है एनाटॉमी वाले पॉइंट में, कि रिफिल टाइम ऑफ कैपिलरीज अप्रॉक्स 2 सेकेंड, 2 सेकेंड इसकी क्या बेटा, रिफिल टाइम है। नेक्स्ट है बेटा सिनुसॉइड। सिनुसॉइड भी कैपिलरी से ही रिलेटेड पॉइंट है। जैसे हमने आर्टरी में एनास्टोमोस और एंड आर्टरी पढ़ा, विंस में हम लोगों ने कैपेसिटेंस पढ़े, वैसे ही कैपिलरीज में एक टेक्निकल वर्ड है सिनुसॉइड। और सिनुसॉइड की अगर बात की जाए बेटा, तो इसका मीनिंग है व्हेन कैपिलरीज आर सिग्निफिकेंटली वाइडर देन नॉर्मल, है ना। देखो वाइड, नॉर्मल 3 to 4 था, लेकिन वाइडर कितना था, 170 माइक्रोमीटर। तो नॉर्मल नोन एज सिनुसॉइड। अगर कैपिलरी, जैसे मान के चलो ये कैपिलरीज है और किसी लोकेशन पे एक कैपिलरीज की जो डायमीटर है वो ज्यादा हो जाए नॉर्मल प्लेस से या नॉर्मल डायमीटर से, तो उस कैपिलरीज के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, सिनुसॉइड वर्ड यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स है बेटा, इन लीवर एंड बोन मैरो। लीवर और बोन मैरोज के अंदर जो कैपिलरीज होता है बेटा, उसकी डायमीटर बहुत ज्यादा होती है और उस कैपिलरीज को हम लोग क्या कहते हैं, सिनुसॉइड बोलते हैं। Blood flow through them more slowly under less pressure due to their lumen is much larger than usual. Obviously, अगर यहाँ पर ये कोई कैपिलरीज है जिसकी डायमीटर बहुत कम है, तो यहाँ से अगर ब्लड जाएगा तो प्रेशर ज्यादा लगाएगा क्योंकि थिकनेस कम है, लेकिन जैसे ही ब्लड इसमें आएगा तो प्रेशर ऑब्वियसली बहुत डाउन हो जाएगा ना, क्योंकि स्पेस बहुत मिल रहा है। आया समझ में, और स्पेस मिल रहा है तो दैट्स वाई प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, क्योंकि इसकी ल्यूमेन की थिकनेस क्या है, बहुत ही ज्यादा है। सिनुसॉइड अलाउ मच फास्टर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। यहाँ पर प्रेशर तो लो है बेटा, लेकिन ब्लड और टिश्यू में जहां पर भी सिनुसॉइड प्रेजेंट है, जैसे कि लीवर में प्रेजेंट है, बोन मैरो सेल में प्रेजेंट है, तो वहां पर जो ब्लड से फ्लूइड की जो सप्लाई होगा बेटा, वो बहुत ही फास्ट होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल कैपिलरीज। नॉर्मल कैपिलरीज के अपेक्षा वहां पर यहाँ पर क्या होगा बेटा, ज्यादा से ज्यादा फ्लो में या तो प्रेशर से क्या होगा, फ्लूइड का एक्सचेंज होगा। तो ये तो कैपिलरीज से रिलेटेड पॉइंट हमारा क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजियोलॉजी से रिलेटेड, ब्लड वेसल्स का, वो पॉइंट भी हम लोग क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि ब्लड वेसल्स वाला कॉन्सेप्ट अपना जो है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, दैट इज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में फर्स्ट पॉइंट है ब्लड सप्लाई। फिजियोलॉजी पे हम लोग आ गए, एनाटॉमी हम लोग कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग क्या देखना है, फिजियोलॉजी देखना है। अब ब्लड सप्लाई में देखो फर्स्ट पॉइंट है द आउटर लेयर यानी थिक वॉल ब्लड वेसल्स रिसीव देयर ब्लड सप्लाई वाया नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स कॉल्ड वेसा वेसोरम। अब देखो वेसा वेसोरम एक क्या है बेटा, एक्चुअली एक क्या है, नेटवर्क है ब्लड वेसल्स की, जहां पर सिग्नल आती है क्या चीज की भाई, तो ब्लड की सप्लाई करने के लिए वही से सिग्नल आती है और वही सिग्नल रिसीव करता है, तो वो पार्टिकुलर ऑर्गन में ब्लड की क्या होती है, सप्लाई होती है। यानी जिस ऑर्गन में बॉडी ने जितनी ब्लड की डिमांड की है उतना वो बॉडी वहां पर क्या होती है, सप्लाई होती है। तो डेट इज वेसा वेसोरम जो है बेटा, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड की सप्लाई के लिए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, thin walled vessels and the endothelium receives oxygen and nutrients by diffusion।
तीन वॉल्स जो है बेटा ब्लड वेसल्स में, वहां पर ऑक्सीजन या तो न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी में जाती है, बॉडी से ब्लड में जाती है, वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू जाती है? मोस्टली डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जाती है। और डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? तो मूवमेंट ऑफ एनी सबस्टांस फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन रीजन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन रीजन, यानी उच्च सांद्रता से, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में एनी सबस्टांस की अगर मूवमेंट हो रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। आइदर वो सबस्टांस सॉलिड हो, लिक्विड हो या तो गैस हो। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम केवल लिक्विड पे अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है? ऑस्मोसिस, यानी कि मूवमेंट ऑफ लिक्विड फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। यानी कि अगर केवल लिक्विड की मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होती है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑस्मोसिस। और अगर किसी भी सबस्टांस की मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होती है और जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। तो देखो यहाँ पर जो एंडोथेलियल लेयर, एक्सोथेलियल से हमने क्या देखा भाई कि आउटर बॉल में कहां से आता है? तो वेसा वेसोरा में क्या भाई? नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स का वो एक नेटवर्क है जो क्या करता है? ब्लड की सप्लाई करने के लिए वहां पर सिग्नल प्रोवाइड करता है। लेकिन सेकंड हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इनर मोस्ट जो लेयर एंडोथेलियल लेयर है बेटा, वहां पर डिफ्यूजन मैकेनिज्म्स के थ्रू ही क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स या तो ऑक्सीजन वगैरह का क्या होता है? प्रॉपर सप्लाई होता है। आया समझ में? नेक्स्ट है बेटा कैपिलरी एक्सचेंज। ये तो ब्लड सप्लाई से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट है कैपिलरी एक्सचेंज। कैपिलरी एक्सचेंज का फर्स्ट पॉइंट है बेटा एक्सचेंज O2 एंड CO2 बाय डिफ्यूजन मैकेनिज्म। ऑब्वियसली गैस का मूवमेंट क्या होगा? O2 हो चाहे जो CO2 हो, वो क्या है? गैस है, और दोनों हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करते हैं हमारी बॉडी में, एक्सचेंज करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या होगा? डिफ्यूजन प्रोसेस होंगे। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट एंड अदर आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। न्यूट्रिएंट्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं बेटा जो ऑस्मोसिस के थ्रू भी क्या होते हैं? बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, ब्लड के थ्रू एक्सचेंज होते हैं, या तो वो डिफ्यूजन मैकेनिज्म को भी। तो न्यूट्रिएंट्स के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, और दोनों का मीनिंग मैंने क्लियर कर दिया आपको कि ऑस्मोसिस क्या है और डिफ्यूजन क्या है। लेकिन जब हम गैसियस की बात करते हैं तो वहां पर केवल और केवल क्या होगा? डिफ्यूजन मैकेनिज्म होगा। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया कैपिलरी एक्सचेंज से। थर्ड है ब्लड ट्रांसपोर्ट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाय 3 मैकेनिज्म टू लंग्स फॉर एक्सक्रीशन। दैट इज मतलब जब लंग्स के अंदर में जब CO2 आ जाता है बेटा, तो अब ये नोज के थ्रू क्या हो जाता है? CO2 आउट होता है, बाहर जाता है। तो ये मैकेनिज्म में जो CO2 है बेटा वो कैसे आता है, कितना कितना परसेंट कहां पे प्रेजेंट होता है, ये अमाउंट हमें याद रखना है। तो पहला है डिजॉल्व इन द H2 ऑफ द ब्लड प्लाज्मा 7। देखो ब्लड के अंदर जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें अप्रोक्स 7% CO2 जो है बेटा वो क्या होता है? डिजॉल्व होकर के आता है, वहां पर मिल करके आता है, और वो क्या होता है? एक्सचेंज होता है। जैसे मान के चलो हम 100% CO2 को क्या कर रहे हैं? आउट कर रहे हैं, तो उसमें से 7% कहां से आ गया? ब्लड में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, CO2 है। सेकेंड है बेटा इन केमिकल कॉम्बिनेशन विद सोडियम इन फॉर्म ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। बॉडी में सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम जो है बेटा NaHCO3 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस फॉर्म से अब ये ब्रेक होगा H में, और क्या चीज में ब्रेक होगा बेटा? CO2 में, है ना। तो यहाँ पर ये CO2 के फॉर्म में लगभग कितने होते हैं? 70%। और जो बाकी 23% है बेटा वो क्या होता है? हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड रहता है। तो देखो हमारी बॉडी अगर CO2 को 100% बाहर कर रही है तो उसमें 7% तो डायरेक्ट ब्लड में सप्लाई है, डिजॉल्व है, और ब्लड की हीमोग्लोबिन में 23% अवेलेबल है, और बाकी के जो 70% है बेटा वो सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में बॉडी से क्या होते हैं? वो एक्सक्रीट होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिसोर्स है बॉडी से एक्सक्रीट करने का, तो ये रेशियो हमें इनका जो है बेटा वो क्या करना? याद रखना। नेक्स्ट है कैपिलरी फ्लूइड डायनेमिक्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है बेटा। कैपिलरी फ्लूइड डायनेमिक्स हेडिंग डालेंगे, और इसमें मैंने एक डायग्राम के थ्रू इन चीजों को क्या किया है? समझाने की कोशिश किया है, और ये हमारा ब्लड वेसल्स के फिजियोलॉजी का लास्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो मैंने बनाया है कि ये जो रेड रेड दिख रहा है बेटा, ये क्या है? आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरीज। यहाँ पर लिखा हुआ है आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरीज। ये आर्टरीज है और ये वेन्स है। वेन्स जो है बेटा वो ब्लू से है, और आर्टरी जो है वो क्या है बेटा? रेड से है। और ये दोनों क्या है? आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स, और इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? कैपिलरीज। क्योंकि वेन्स और आर्टरी का जो लिंक होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पर आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरीज बोला गया है, और यह है वीनस एंड ऑफ कैपिलरीज। अब होता क्या है, इस आर्टरी के अंदर क्या है भाई? फ्लूइड प्रेजेंट है, ब्लड है, और ब्लड में क्या प्रेजेंट है? फ्लूइड प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है।
ये न्यूट्रिएंट क्या होता है बेटा, ये जो येलो यहाँ पे है, ये न्यूट्रिएंट्स इस येलो वाला जो है बेटा, ये जो कलर मैंने शो किया है, इसके थ्रू ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ पर जाते हैं, सेल में। ये हमारी बॉडी का क्या है, सेल है, सेल के अंदर जाता है। तो यहाँ पर जो प्रेशर है बेटा, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जैसे मान लो ये सेल है, अपनी बॉडी का क्या है भाई, सेल है, और ये बगल में क्या जा रहा है, ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स में क्या है भाई, ब्लड, और क्या प्रेजेंट है भाई, न्यूट्रिएंट। यही प्रेजेंट होता है क्या, ऑब्वियसली यही प्रेजेंट है। और इस ब्लड वेसल्स को हम क्या बोल रहे हैं, कैपिलरीज, क्योंकि ये आर्टरी और वेन्स का कॉम्बिनेशन है। अब ये न्यूट्रिएंट्स यहाँ से कहां पर जाएगा, सेल के अंदर। तो ये जो न्यूट्रिएंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसको पुश करने में जो भी प्रेशर लगना है बेटा, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। आया समझ में। अब सुनना, मान कर चले यहाँ पर पॉइंट वही है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच टेंड टू पुश फ्लूइड आउट ऑफ द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड से फ्लूइड को बाहर करता है, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगभग कितना होता है, 5 किलो पास्कल। याद रखेंगे, किसके अंदर में, आर्टरी के अंदर में। मैं वेन्स की बात नहीं कर रहा हूं, कैपिलरीज में भी, कहां पर, आर्टरीज में। अब सुनना, उनमें से कुछ जो है बेटा, कुछ फ्लूइड जो है वो वापस आ जाए, क्योंकि बॉडी में क्या चल रही है, ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस का मतलब से फ्लूइड ब्लड से कहां पे चला गया, सेल में। अब सेल में जैसे ही फ्लूइड चला गया, यानी न्यूट्रिएंट चला गया, तो ब्लड के अंदर तो न्यूट्रिएंट नहीं बचा। तो ये अब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि ऑस्मोसिस प्रेशर से बाहर भी तो आएगा, वापस भी तो आएगा हार्ट के अंदर में। तो उसके लिए यहाँ पर क्या है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो, फ्लूइड डायनेमिक्स में हमें पॉइंट क्या समझना है कि ब्लड में अगर कोई न्यूट्रिएंट्स जाता है, तो ब्लड से उस न्यूट्रिएंट्स को सेल में ले जाने के लिए जो प्रेशर रिक्वायरमेंट है, जो प्रेशर रिक्वायर्ड है, या जो प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का टोटल अगर देखा जाए तो क्या है बेटा, 5 किलो पास्कल। सेकेंड जो ऑस्मोटिक प्रेशर है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, तो उस सेल से वापस लेकर के आता है ब्लड वेसल्स के अंदर में, उसका क्या है, 3 किलो पास्कल। किसके केस में, आर्टरी के केस में भाई, किसके केस में, आर्टरी के केस में। पॉइंट समझना, मैंने आपको बहुत अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दैट्स वाई इसको मैं बहुत अच्छे से अभी आपको क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ, है ना। और इसको समझ लोगे, बस इसमें कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ज्यादा पॉइंट याद नहीं करना है। यहाँ पर तो क्या है भाई, कॉन्सेप्ट है। तो दैट्स वाई हम उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बताया भाई कि हमारे पास क्या है, तो एक ब्लड वेसल्स है, ये हमारा सेल हो गया, ये सेल है जी, और ये इसके साथ में क्या है, ब्लड वेसल्स है। इस ब्लड वेसल्स में एक आर्टरी है और एक हमारे पास क्या है, वेन्स है। इन दोनों के बीच में कैपिलरी है। अब यहाँ पर ब्लड के साथ साथ ये ब्लड है, और ब्लड में और क्या प्रेजेंट है, फूड, है ना। अब ये फूड जो है बेटा कहां पर जाएगा, सेल के अंदर, है ना। इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, नंबर 1 से डिनोट कर रहे हैं। और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 5 किलो पास्कल। अब जैसे ही फूड यहाँ पर जाती है, तो फूड की इनसफिशियंसी हो जाएगी, कमी आ जाएगी ब्लड के अंदर, क्योंकि फूड तो चला गया सेल के अंदर। तो ये फूड हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वापस आएगा। उसके लिए जो प्रेशर रिक्वायरमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और सेकेंड हमारे पास क्या है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फूड को ब्लड से सेल में लेकर के जाता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर फूड को सेल से बैक टू ब्लड लेकर के आता है। और इसका कितना होता है बेटा, 3 किलो पास्कल। अब बताओ, ज्यादा किसका है, 5 किलो इसका है, इसकी कम है। तो ज्यादा क्या होगा बेटा, फूड जो है वो आर्टरी से कहां पर जाएगा, सेल के अंदर में जाएगा। ये एक्चुअली क्या है, सेल है। क्यों ज्यादा जाएगा, क्योंकि इसकी प्रेशर 5 किलो है ना। 5 किलो प्रेशर हम लगा रहे हैं, फूड को धक्का लगा रहे हैं कि भाई तुम जाओ कहां पर, सेल में। और सेल मात्र 3 किलो ही प्रेशर लगा रहा है। तो दैट्स वाई मैक्सिमम जो फूड जो आर्टरी में है, या चाहे वो ऑक्सीजन ही क्यों नहीं हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम कहां पर चला जाएगा, किसी सेल के अंदर चला जाएगा। किसके केस में, आर्टरी के केस में। लेकिन जैसे ही हम वेन्स के केस में आते हैं बेटा, जैसे ही हम वेन्स के केस में आते हैं, तो ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है बेटा, यानी जो नंबर 1 हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, वो मात्र 2 किलो पास्कल रह जाता है। और जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर यानी जो नंबर 2 वाली प्रेशर है, वो 3 किलो पास्कल रह जाती है। अब बताओ, अब यहाँ पर अगर फूड प्रेजेंट है, तो ये फूड बताओ क्या होगा भाई, 2 किलो प्रेशर। वेन्स क्या कर रहा है, 2 किलो प्रेशर लगा रहा है फूड को धक्का देने में, किसके लिए भाई, कि तुम कहां पर चले जाओ, किसी सेल के पास चले जाओ। लेकिन 3 किलो प्रेशर लगा रहा है वो सेल, कि तुम पूरा का पूरा फूड कहां पे चले जाओ, वेन्स के अंदर चले जाओ।
तो यहां पर फूड की सप्लाई क्या होगी, कम होगी या तो ना के बराबर होगी, जबकि यहां पर आर्टरी के थ्रू फूड की सप्लाई किसी सेल में क्या होगी, ज्यादा होगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स। इस पॉइंट को हमें क्या करना है, याद रखना है। और इसी पॉइंट को अभी मैं आपको क्या कर रहा था, समझा रहा था, और अभी आपको और मैं समझा देता हूं अच्छे से, है ना। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। इस कॉन्सेप्ट को, जो लास्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट था बेटा, मैंने अभी आपको बताया। डायग्राम से देख लेते हैं, डायग्राम से ही चीजों को समझ लेते हैं। यही हमारा डायग्राम था। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं ना। अब यहां पर मैंने क्या बताया भाई कि देखो आर्टरी में जो येलो कलर से जो है भाई, वो क्या है भाई, 5 किलो पास्कल वाला जो यूनिट यहाँ पर प्रेजेंट है, वो हमारा क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का है। किसका है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का। तो 5 किलो पास्कल है और 3 किलो पास्कल क्या है कि वहां से वापस आ रहा है। अब यहाँ पर वेन्स के केस में 2 किलो पास्कल ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आ जाता है, जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहता है, जिसके कारण वेन्स से फ्लूइड अंदर ज्यादा आएगा। अब सुना, मानकर चलो पूरे दिन भर में 24 लीटर फ्लूइड कहां पर गया, इस सेल के अंदर गया। यहां पर याद रखना, यहां पर मैं आपको एक सेल बना रहा हूं, है ना, एक सेल मैं बना करके दे रहा हूं। ये हमारी क्या है भाई कि ये सेल है, और सेल के अंदर क्या आ गया भाई, तो मैंने क्या बताया कि टोटल 24, कितना बेटा, 24 लीटर, टोटल 24 लीटर पर डे। मानकर चलो कि एक इमेजिनरी हम डायग्राम देखते हैं कि 24 लीटर मानकर चलो फ्लूइड आर्टरी से कहां पे चला गया, ब्लड में। तो वापस जो है बेटा अगर बात करें तो 3 लीटर लगभग 3 लीटर जो ब्लड है बेटा, लगभग 3 लीटर जो ब्लड है वो लिम्फेटिक ऑर्गन में चला जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, लिम्फेटिक ऑर्गन में चले जाते हैं। वही वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो देखो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, विच टेंड टू पुश फ्लूइड आउट ऑफ द ब्लड स्ट्रीम। हमको याद रखना है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का टोटल प्रेशर कितना होता है, 5 किलो पास्कल, और ऑस्मोटिक प्रेशर विच टेंड टू पुल इट बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम, इसकी कितनी होती है, 3 किलो पास्कल। ये हमें सबसे पहले तो क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, अप्रोक्स 20 लीटर ऑफ फ्लूइड आर फिल्टर्ड आउट ऑफ द बॉडी बाय कैपिलरीज every day, but not all the water and cell waste product return to the blood capillaries. डेली लगभग 20 लीटर फ्लूइड हमारा जो है बेटा, जो कैपिलरीज है वो कहां पे कर देता है, फ्लूइड को सेल के अंदर, बॉडी के अंदर क्या करता है, फिल्टर करके भेज देता है, वहां पर सेंड करता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा रिटर्न आए। क्यों नहीं जरूरी है, क्योंकि इसकी प्रेशर तो कम है ना, मेन तो यहीं पर है, और यहाँ पर कंज्यूम कर लेगा इस, ये जो फूड गया है उसको वो यूटिलाइज कर लेगा सेल। तो यहाँ पर तो इस वेन्स के अंदर आते आते तो वहां पर कंसंट्रेशन ही बहुत कम बचेगा, तो लगभग मोस्टली क्या हो जाता है, यूज हो जाता है। तो वही पॉइंट है। तो कैपिलरीज एवरी डे बट नॉट ऑल द वाटर एंड सेल वेस्ट प्रोडक्ट रिटर्न टू द ब्लड कैपिलरी, नोट टोटल के टोटल नहीं आते। इफ 20 लीटर ऑफ फ्लूइड दैट मूव आउट द ब्लड अक्रॉस कैपिलरीज, अगर मान के चलो कि 24 लीटर अगर जाता है कैपिलरीज में एवरी डे, तो ओनली 21 लीटर रिटर्न बैक, 21 लीटर रिटर्न आ जाता है, और लगभग ब्लड स्ट्रीम एंड रिमेनिंग लीटर ड्रेन अवे फ्रॉम द टिश्यू इन द माइन्यूट लिम्फ कैपिलरीज। अगर मानकर चलो यहाँ पर किसी सेल में 24 लीटर जाता है बेटा, तो 21 लीटर वापस ब्लड वेसल्स में आ जाता है, ये हमारा ब्लड वेसल्स है, और लगभग जो 3 लीटर है बेटा यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं, उसी में 3 लीटर ये क्या हो जाता है, वहां से बॉडी से वो क्या हो जाता है, ड्रेन आउट हो जाता है। इस पॉइंट को हमें क्या करना है, याद रखना है। तो ये हमारा जो था बेटा वो कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है ब्लड वेसल्स से रिलेटेड, चाहे वो उसकी एनाटॉमी हो, चाहे वो उसकी फिजियोलॉजी हो, है ना, इससे रिलेटेड हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। कैपिलरी फ्लूइड डायनेमिक्स भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीबीएस में हार्ट को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग एनाटॉमी पर भी कमांड बनाना शुरू कर दिए जी, और एनाटॉमी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, चाहे वो आप फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे वो जीपेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे वो हम लोग नाइपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे हम लोग फार्मासिस्टिक से रिलेटेड देखें, या तो ड्रग इंस्पेक्टर से रिलेटेड देखें, जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है, इन सभी में एनाटॉमी का इंपॉर्टेंट रोल है। और खास तौर से फार्मासिस्ट वाले एग्जामिनेशन, जो एमपी फार्मासिस्ट वाले जो बच्चे हैं, वो एनाटॉमी पे जरूर से जरूर फोकस करें। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बेटा हम लोग हार्ट को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो स्पेशली आप मेरे से मैसेज करके, मेरे को कॉल करके वो डाउट क्लियर कर सकते हैं, और आप अपने घर पे अच्छे से नोट्स बनाते रहेंगे। नोट्स बनाते रहना बेटा, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मास्पेरेंट।